हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है गुरु का सबक। ये कहानी एक ऐसे गुरु की जिसने अपने शिष्य को सबक सिखाने के लिए भिखारी तक का रूप धारण किया। अपनी आलीशान सोसाइटी से बाहर निकलते ही आयुष ने अनजाने में ही सामने लगे बरगद के पेड़ के नीचे देखा। हाँ, वह बैठी थी। वह कौन? एक भिखारन। शायद हाँ, भिखारन ही थी। अभी 3-4 दिन पहले गेट से बाहर निकलते ही उसकी कार के एकदम सामने आ गई थी। आयुष का मन तो हुआ जोर से गाली देकर बोले, अरे बुढ़िया, मरने के लिए तुझे मेरी कार ही मिली। पर संस्कार, वो संस्कार जो माँ बाप ने दिए थे, क्या अभी भी उसमें बचे हैं संस्कार? पता नहीं, शायद हाँ या शायद नहीं। जो भी हो, आयुष अपने कर्मचारियों के सामने शालीनता से व्यवहार करता है। तो वह झट से दरवाजा खोलकर उतरा। माँ जी, लगी तो नहीं? फिर पर्स से 100-100 के 5 नोट निकाल कर बुढ़िया को देते हुए बोला, रख लो, काम आएंगे। आयुष जानता है ये 500 रुपए नहीं, उसकी रेपुटेशन बनाने की सीढ़ी है। चौकीदार, ड्राइवर, तमाशबीन लोग उसकी दानवीरता और अच्छे स्वभाव के चर्चे फैला देंगे। शायद किसी उत्साही ने वीडियो भी बना लिया हो। यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए कार में बैठा। बैठते वक्त एक भरपूर निगाह उसने बुढ़िया पर डाली। बुढ़िया उसे दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही थी। ये चेहरा तो बहुत जाना पहचाना सा लगता है, पर यहाँ अनजान शहर में कौन उसकी जान पहचान का होगा, और वो भी एक भिखारन। कार में बैठे हुए फाइल पलटते समय भी वह चेहरा यादों की स्लेट पर दस्तक दे रहा था। कोई बहुत ही परिचित, जिसके इस रूप की उसने कल्पना नहीं की थी। पर कौन? अभी 5 महीने पहले ही तो अपना पुराना शहर छोड़कर वह शहर में आया है। वैसे कहने की बात है, वरना शहर तो कब का छूट गया था। पढ़ाई, नौकरी, इन सब की भागम भाग में अब की बार तो जड़ें भी उखाड़ फेंकी थी। हाँ, घर भी बेच दिया था। क्या इन 5 महीनों में कभी किसी सिग्नल पर देखी होगी? पूरा दिन काम में बीत गया तो उस पर से ध्यान नहीं हटा। दूसरे दिन गेट से निकलते वक्त फिर वह उसे दिखी। उसके बाद तो आते जाते अक्सर वह दिख जाती, बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। यह देखते ही एक दिन आयुष के मन में झुंझलाकर ऊपर से आम आवाज में वह बोला, इस भिखारी ने यहाँ अड्डा ही बना लिया है। ऐसे ही ये लोग यहाँ आकर रहने लगे तो पूरे इलाके की। इतना बोलकर बाकी के शब्द उसने मुंह में ही रखे। क्यों ना भाई, रेपुटेशन का सवाल था। मैं ऐसा वैसा कुछ भी यूं ही नहीं बोल सकता था। फिर मैं बोला, इन लोगों के लिए भी एक घर होना चाहिए, वृद्धाश्रम जैसा। ड्राइवर बोला, साहब शक्ल से तो अच्छे घर की लगती है, लगता है हालात की मारी है। वृद्धाश्रम तो अमीर औलादों के माँ बाप के लिए होता है। आयुष का पूरा शरीर झनझना गया। अचानक से उसे याद आया, अरे यह तो उसकी स्कूल की अध्यापक है। पर इस हाल में, ये माना उसकी परिस्थिति अच्छी रही थी, पर इतनी बुरी हालत, और वो भी यहाँ। उसने तुरंत गाड़ी को मोड़कर उस बुढ़िया के पास ले जाने को बोला और सोचने लगा, उसकी यह सबसे कठोर, अनुशासित और विरोधाभास के रूप में विद्यार्थियों की उतनी ही प्रिय अध्यापिका इस हाल में और यहाँ कैसे? वह इतनी योग्य थी कि कभी उसने किताब हाथ में लेकर नहीं पढ़ाया। क्या सब उसे मुंह जुबानी याद था? किताबें भी सारी कक्षाओं की। उसका डायलॉग आज भी आयुष का पसंदीदा है। इट्स ट्रू, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, बट इट्स पैशन हु गाइड यू टू डू द वर्क परफेक्टली। और वही आज इस हाल में। कार के रुकते ही वह तुरंत उतरा। नसीब से वह वही चिलचिलाती धूप में बैठी थी। आयुष यह पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था कि क्या आप मिस विभा हो? उसने पूछा, अब आप कैसी हो? उस दिन ज्यादा चोट तो नहीं आई थी। आप कौन हो? मुझे आपको देखकर अपनी एक टीचर की याद आती है। क्या आपका नाम विभा है? क्या आप अमुक शहर में रहती थी? वह बुढ़िया तो फूट फूट कर रोने लगी। हाँ, वह आयुष की टीचर मिस विभा ही थी।
मिस आप इस हाल में शहर से इतनी दूर कैसे? मिस ने बताया, मेरा बेटा मुझे पूर्वोत्तर भारत घुमाने ले गया था। एक दिन भीड़ में मैं उससे बिछड़ गई। अनजान भाषा, अनजान लोग। पर आप तो पढ़ी लिखी हो, आप वापस घर आ सकती थी। हाँ बेटा, वही किया। अपने पति की निशानी, अपनी अंगूठी बेचकर शहर वापस गई तो पता चला वो घर बार बेचकर अपने परिवार सहित ना जाने कहाँ चला गया है। पर वो ऐसा कैसे कर सकता था? साथ नहीं रखना था तो आपको आपके घर से बेदखल नहीं करना चाहिए था। क्रोध से तमतमाकर आयुष बोला, कम से कम कहीं अच्छे वृद्धाश्रम में आपका इंतजाम तो करना ही चाहिए था। ये सुनकर आंसुओं को पोंछते हुए वह बोली, आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। देखो, जाते जाते मुझ बेचारी के हाथ में यह पर्चा थमा गया था। उस भिखारी ने अपनी मैली कुचैली गांठ से एक टूटा मुड़ा कागज निकाला। उसमें लिखा था, जो भी इसे पढ़ रहा है वह इन्हें वृद्धाश्रम पहुंचा दे। आयुष काम गया। क्या यह बिल्कुल उस पर्चे जैसा नहीं है? ऐसा एक पर्चा तो वह भी महीनों पहले अपनी। आयुष ने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ लिया। पर यह पर्चा इनके पास कैसे? जो भी वह बोल रहा है, क्या उसे बोलने का अधिकार भी है? क्या मिस के बेटे जैसी ही हरकत उसने नहीं की थी? मिस वेबा तो पढ़ी लिखी हैं, फिर भी उनकी यह हालत। उसकी माँ बेचारी, क्या वह भी ऐसे ही भीख मांग रही होगी? वह माँ जो चलते समय अपनी साड़ी का पल्लू उसके सिर पर रख देती थी कि उसे धूप ना लगे। वह माँ जो बारिश में पूरी छतरी उस पर रखती थी कि वह भीग ना जाए। वह धूप बारिश में ना जाने कहाँ दर दर भटक रही होगी। अचानक से वह मिस विभा के पैरों को पकड़कर रोने लगा। सॉरी मिस, वेरी सॉरी मिस। मम्मी आपके साथ है ना? आप फिर से मुझे मेरी गलती का आभास कराने के लिए यह सब कर रही हो ना? मुझे सबक सिखाने के लिए आप मुझे सब कर रही हो ना? मिस, मैं अपनी गलती मानता हूँ। माना मेरे गुनाहों की माफ़ी नहीं है, पर हमेशा की तरह आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। मुझे मौका दिया आपने कि मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करूँगा। वापस लौटकर शहर जाते समय मिस विभा ने उसे बताया कि कैसे उसके छोड़ जाने के बाद कैसे उसकी मम्मी भटकती हुई शहर वापस आई, जहां उसे सबसे बड़ा झटका लगा कि उसका घर भी बिक चुका था। नाते रिश्तेदार सब दूसरे शहरों में रहते थे, जिनके आगे वह बेटी की तारीफें करते हुए न थकती थी। उनको बेटी की यह करतूत किस मुंह से बताती? उसे कोई नहीं सूझा तो वह मिस विभा के पास गई। आखिर बचपन से वह ही उसको सुधारती और सही राह दिखाती थी। एक बार फिर गुरु अपने शिष्य को गलत रास्ते से लौटा लाई थी। मिस विभा ने सिखाया कि हमें दोगला व्यवहार नहीं करना चाहिए, कि बाहर के लोगों के लिए दिखावे की दया और घर वालों के लिए बर्ताव कुछ और ही। मिस विभा के घर पहुंचने पर आयुष और उसकी माँ क्या निर्णय लेते हैं? माँ आयुष के साथ रहना चाहेगी या वृद्धाश्रम में, या अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेगी? इन सारे प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में है। पर इतना तय है कि माँ का खोया हुआ सम्मान और सम्मान से जीने का अधिकार तो उन्हें मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, यह कहानी तो थी एक गुरु की शिष्य को दिए हुए सबक की, पर यह कहानी का दूसरा पहलू भी है कि अक्सर हमने देखा होगा कि लोग बाहर तो बहुत दया दिखाते हैं, दिखावे की दया। लोगों की मदद करते हैं ताकि कोई हमारी प्रशंसा करे या हमारी कोई वीडियो बनाए तो सोशल मीडिया पे डालें, पर असल में अपने ही घर के लोगों की इज्जत नहीं करते। तो इस चीज़ को हमें देखना चाहिए कि दया भावना पहले घर से शुरू होनी चाहिए। आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो घर पे बहुत अजीब व्यवहार करते हैं पर समाज में अपनी इज्जत बनाए रखे हुए हैं। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपने क्या सोचा, क्या समझा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ।